हेलो बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग को पढ़ना है कि लाउडनेस और पिच क्या होता है एंड उसके आगे की बातें, मतलब रिफ्लेक्शन हम लोग वहाँ पे देखेंगे। साउंड में रिफ्लेक्शन होता है तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इनर डायग्राम ऑफ ईयर पढ़ेंगे कि कान जो है हमारा ये कैसे काम करता है, कैसे सुन पाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है कि लाउडनेस एंड पिच क्या होता है। देखो, लाउडनेस तो मतलब समझ में आ गया कि बहुत ऊंचा साउंड, ठीक है, हाई साउंड। तो ये डिपेंड करता है बेटा, लाउडनेस डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है ना, हमने एम्पलीट्यूड के बारे में पिछले लेक्चर में देखा था कि एम्पलीट्यूड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना लाउड साउंड आएगा। क्लियर है। उसके बाद होता है पिच। पिच जो है ना, वो जैसे आपने देखा होगा कि लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो पतली आवाज़ होती है, तो हम उसको जो आवाज़ का जो पतला और मोटा होना, इसको हम लोग बोलते हैं पिच। तो पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी तो हम क्या बोलेंगे कि पिच भी क्या होगा, पिच भी हाई होगा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो हाई पिच, फ्रीक्वेंसी लो तो बोलेंगे लो पिच। तो दो चीज़ें हैं कि लाउडनेस और पिच क्या होता है और ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये चीज़ क्लियर हो गया, बढ़िया। अब अगली बात जो हमको करनी है कि स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। देखो, जब मीडियम बदल दोगे ना तो स्पीड जो है ना साउंड की वो भी बदल जाएगी। समझ में आ रहा है, स्पीड जो है वो बदल जाएगी। अब स्पीड कैसे बदलेगी, क्या चक्कर है वही स्पीड बदलने का। तो हम बोल रहे हैं कि मान लो, वही एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि यहाँ पे हमने ढेर सारे ऐसे ब्रिक्स रख दिए। अब बेटा अगर ये ब्रिक ज़्यादा होता है, यहाँ पे इस तरीके से और होता, तो देख रहे हो ये जल्दी से इसको हिट करता है, ये इसको हिट करता है, ये इसको हिट करता है, फटाफट क्या हो रहा है कि स्पीड फटाक से यहाँ पे पहुँच जाता और ये जो है वही बटन को यहाँ पे प्रेस कर देता। समझ लो, ये इसको मारा, ये इसको मारा, ये इसको मारा, ये इसको मारा, और इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होते जाती। कब ऐसा हो रहा है, जब यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स आपने ज़्यादा कर दिया। अगर नंबर ऑफ ब्रिक कम होता तो क्या होता है, इसको ज़्यादा समय लगता। कहने का मतलब है कि अगर डेंसिटी ज़्यादा है, समझ लो डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, तेज हो जाएगी। तो मैं लिख रहा हूँ कि डेंसर मीडियम अगर रहा, डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होती है, स्पीड जो होती है वो तेज होती है, स्पीड हाई होती है। और अगर रेयरर मीडियम रहा, रेयरर मीडियम, तो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी कम। स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपने सुना होगा कि बारिश के टाइम पे ना आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है। क्यों? क्योंकि बारिश के टाइम पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, ड्रॉपलेट्स बढ़ गए। किसके, वाटर के ड्रॉपलेट्स। तो वहाँ पे क्या हो गया, पार्टिकल्स बढ़ गए। किसके, वाटर के पार्टिकल। तो पार्टिकल्स बढ़ गए तो डेंसर मीडियम हो गया। तो डेंसर मीडियम में क्या हो रहा है कि साउंड बड़ी तेज़ी से पहुँच रही है। बहुत दूर की भी साउंड, कहीं पर मेढक टर 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 कर रहा होगा वो भी बारिश के टाइम पर आपको सुनाई पड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बारिश के टाइम पे ही मेढक टटर कर रहा था। मेढक टटर कर रहा होगा लेकिन आपके कानों तक सुनाई नहीं पड़ रही थी, दूर था कहीं पे। अभी जो है वो क्या हो रहा है कि कहीं अगर बोल भी रहा है तो भी सुनाई पड़ जा रहा है, बहुत दूर भी बोल रहा है तो भी सुनाई पड़ रहा है। ओके, तो डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम की कहानी समझ में आ गई। अब डेंसर मीडियम क्या हो सकता है, हम बोलेंगे सॉलिड जो होते हैं वो डेंसर मीडियम होते हैं। सॉलिड, तो सॉलिड में क्या होगा, साउंड की स्पीड जो है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड बहुत ज़्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड से। और सबसे कम किस में होगा, सबसे कम होगा वेलोसिटी किसमें, एयर में, या गैस बोल देना, गैस बोल देता हूँ। तो आपने सुना है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या चक्कर है, ये दीवारों के कान होता है। देखो, अगर कहीं आवाज़ आ रही है तो आप कान में अगर कान लगा के दीवार में सुनोगे ना तो सुनाई पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वही कि यहाँ अगर आप कान नहीं लगाए होते तो क्या होता है, एयर था मीडियम तो एयर में नहीं पहुँच पाया। लेकिन अगर आप सॉलिड को कान से लगा के सुनोगे, सॉलिड में दीवार में अपने कान लगा के सुना तो हो सकता है सुनाई पड़ जाए। क्यों? क्योंकि वही चक्कर है कि सॉलिड में तेज ट्रैवल करता है और डाई आउट नहीं होता है। जैसे कुछ दूर साउंड जाएगा उसके बाद खत्म हो जाता है। सारे जो देखो, आइडियली हम लोग वेव ना ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ये आइडियल है। लेकिन हमेशा आइडियल नहीं रहेगा ना, इसका प्रैक्टिकल कैसा होता है कि धीरे धीरे ना ये ऐसे गिरते जाता है, ऐसे छोटा 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 होते जाएगा और एक समय में साउंड जो है वो डाई आउट हो जाता है। बोलेंगे कि एनर्जी जो है वो क्या हो गई कि कहीं और किसी फॉर्म में चला गया, हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाया। ओके, तो कहाँ हम लोग पहुंच गए, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई सॉलिड में वेलोसिटी साउंड की बहुत तेज, उससे कम लिक्विड में और उससे भी कम गैसियस में जो हमारा एयर है। ओके, डन, यहाँ तक समझ में आ गई।
चलो जल्दी से इन चीज़ों को कॉपी कर लो जो जो हमने यहाँ पे लिखा है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। हो गया। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा था, है ना। ओ चलो तो हम लोग देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का हम लोग रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इको, सुना है आपने इको, इको ऑफ साउंड। इको में क्या होता है कि जैसे आप कभी जाते हो हिली एरियाज में, ठीक है, हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हो और आप पहाड़ी पे चिल्लाओ चढ़ के कि प्रिया प्रिया, तो ना उधर से प्रिया भी बोलती है और अपना ही नाम बोलती है। देखो प्रिया नहीं बोलती है, ये साउंड ना रिफ्लेक्ट होके आ जाता है। अच्छा ये कहाँ पे हो सकता है, तो कुछ खास जगहों पे ही हो सकता है, उसका भी कंडीशन बताऊंगा। तो पहले आपको ये समझ में आ रहा है कि जब आप कुछ बोलते हो तो उधर से रिटर्न होके आता है, या फिर आप ना कुएं में देखो, जैसे ये कुआं है, ठीक है, ऊपर से एक जो है महेश बाबू, ठीक है, महेश बाबू जो है वो बोले प्रिया, तो साउंड नीचे गया और टकरा के आ गया, इनको सुनाई पड़ रहा है कि हाँ जी नीचे से भी प्रिया बोल रही है, तो इसको हम बोलते हैं, अच्छा प्रिया ही नहीं कुछ भी बोलोगे तो वो रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इको। क्या बोलते हैं इसको, इको। तो हम बोलेंगे कि व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट बैक बाय अ सरफेस, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल देना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, and it come to our ear, this phenomena is called echo। क्या बोलते हैं इसको, अरे ECHO, सही कर लेना भाई, गलती से लिखा गया था इको। क्या बोलते हैं इसको, इको। ओके अब है कि अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से अगर सामने दीवार है मेरे सामने, तो मैं अगर बोल रहा हूँ तो ये साउंड भी तो टकरा के आ रही है ना, तो फिर मुझे इको क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है, हिल एरियाज में ही क्यों हमको सुनाई पड़ेगा, या हमको कुएं में ही क्यों सुनाई पड़ेगा। तो समझना, देखो हम यहाँ से कुछ बोले, ठीक है, ये हमारा सोर्स है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ से गया और टकरा के आ गया, बट हमारे कान का ना एक प्रॉब्लम है, खाली मेरे नहीं सबका। क्या प्रॉब्लम है कि 0.1 सेकेंड तक हमारे खुद की ही आवाज़, मतलब एक आवाज़ हमारे कान तक रह जाती है 0.1 तक, 0.1 सेकेंड तक। मतलब मैंने कुछ बोला तो मेरी ही आवाज़ मेरे कानों में जा रही है, कितने देर तक रह रही है, 0.1 सेकेंड तक। अब अगर इस दौरान कोई दूसरी आवाज़ भी आ गई तो हम उसको सुन नहीं पाते। क्यों, क्योंकि मेरी ही आवाज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। कहाँ तक मेरी आवाज़ है, 0.1 सेकेंड तक। तो जब मैं बोला और इस दीवार से साउंड टकराया होगा और आ गया होगा, 0.1 सेकेंड से पहले ही आ गया, तो क्या हमको ये सुनाई पड़ेगा, नहीं सुनाई नहीं पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं कि जाओ और आराम से आओ, 0.1 सेकेंड के बाद आना, नहीं तो हम सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमारी दूरी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि साउंड को जाने में और आने में कम से कम 0.1 सेकेंड तो लग ही जाए। 0.1 सेकेंड के बाद आया, बिल्कुल सुनाई पड़ेगा, क्लियर सुनाई पड़ेगा। लेकिन अगर 0.1 सेकेंड के पहले आ गया साउंड टकरा के, तो क्या होगा, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा। हम बोले नहीं इको नहीं हुआ, लेकिन क्या रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। क्या हमको सुनाई पड़ा, जवाब है नहीं, हमको सुनाई नहीं पड़ा। तो बात समझ में आ रही है, रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मैं यहीं पे बोलूँ, यहाँ पे ऐसे हाथ लगा दिया, टकराया आ गया, टकराया आ गया, क्या हमको इको सुनाई पड़ेगा, नहीं सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 0.1 सेकेंड से पहले आ गया, बहुत पहले, ठीक है, और बहुत पहले आ गया तो हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है। हम बोल रहे हैं इको नहीं हो रहा है, बट क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है, हाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इको होने के लिए कितना दूरी होनी चाहिए, इको के लिए कितना दूर होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ना, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जनरली देखो एयर में कितना होता है, 346 मीटर पर सेकेंड होता है। ये एक डेटा है, ध्यान रखना, कितना, 346 मीटर पर सेकेंड होता है। और हम बोल रहे हैं कि टाइम कम से कम कितना लगना चाहिए बेटा, टाइम लगना चाहिए 0.1 सेकेंड, कम से कम, कम से कम। तो हम बोल रहे हैं कि अच्छा ये दूरी कितनी होनी चाहिए। मैं बोल दिया कि मान लीजिए ये दूरी x है,
यहाँ पे सोर्स था, ठीक है, ये सोर्स है, और यहाँ पे ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है, यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो हम बोल रहे हैं एक्स। अब बताओ साउंड को कितनी दूरी तय करनी है, जाना भी है, लौट के भी आना है, मतलब 2x। तो हम बोल रहे हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, हम बोलेंगे 2x, टाइम कितना है 0.1, स्पीड कितनी है 346। क्या आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आएगा बताना सोच के। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, अच्छा चल अगले लाइन में लिख देता हूँ, यहाँ तक लिख लिया, मिटा दूँ कुछ चीज़ें, ये चीज़ मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, नोट्स आपके प्रॉपर्ली रहने चाहिए। तो देखो क्या बोला मैंने, 2x इज इक्वल टू हो गया 34.6। सो नाउ x इज इक्वल टू कितना 17.3 मीटर। तो ये क्या है, ये है, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम सोर्स टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर इको होने के लिए ये मिनिमम दूरी है, कितनी होनी चाहिए मिनिमम दूरी, 17.3 मीटर। 17.3 मीटर से अगर नज़दीक रख दोगे तो इको नहीं होगा। इको होने के लिए क्या होना चाहिए, जो ऑब्स्टिकल है कम से कम वो बड़ा होना। एक तो है कि दो चीज़ें, कि एक तो है कि ऑब्स्टिकल बड़ा होना चाहिए, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसा नहीं कि छोटा सा हमने रख दिया यहाँ पे, बोला सर रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है, बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम जब बोलते हैं ना तो ये वेव ऐसे फैल के जाता है। अब फैल के गया और इतना छोटा सा से टकरा के आगे हमको सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरी एनर्जी जो है वो क्या हो गई, स्कैटर हो गई है। हम चाहते हैं जितना एनर्जी हमने दिया ये वेव के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, ये सब टकरा के आए, मतलब बड़ा होना चाहिए ऑब्स्टिकल बड़ा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी, ये कम से कम इतनी दूर पे होनी चाहिए, कितनी, 17.3 मीटर से दूर, या कम से कम उतना तो होना ही चाहिए। क्लियर है ये चीज़। तो कोई पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको, तो क्या बोलेंगे कि 17.3 मीटर। कैसे किया, तो ये है इसका तरीका कैलकुलेशन करने का। अब एक और चीज़ है कि ये जो 17.3 मीटर है, क्या ये यूनिवर्सल बात है, कहीं भी हो सकता है, मतलब चाहे मीडियम कुछ भी हो, क्या ये 17.3 मीटर चाहिए, तो जवाब है नहीं। देखो ये जो हमने स्पीड ऑफ साउंड लिया, ये एयर में लिया है, और एयर में भी हम एक क्या ले रहे हैं कि मतलब चलो एयर में कभी भी ले लो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मॉइस्चर ज़्यादा है तो हम अलग अलग नहीं ले रहे, थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन हम लोग फर्क नहीं ले रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि एयर में इन जनरल कितना होगा, 346 मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन पानी में भी क्या इतना ही होगा, पानी में इतना ही होगा, जवाब है नहीं। पानी में क्या होगा, देखो बेटा, पानी में स्पीड बढ़ गई। अब स्पीड बढ़ गई है तो हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे, ठीक है ना, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो अगर आपकी स्पीड बढ़ गई है तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपको पानी में इको चाहिए, पानी में अगर आपको इको सुनना है तो 17.3 नहीं, इससे ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 17.3 नहीं, इससे ज़्यादा होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेके बताऊं, देखो हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर जो है वो 400 है, 400 मीटर पर सेकेंड है, क्या वेलोसिटी, किस में, वाटर में। साउंड की वेलोसिटी वाटर में कितनी है, तो हमने बोल दिया कि मान लीजिए 400 है। तो हम बोलते हैं कि फॉर इको व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू सरफेस कौन सा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, तो हम बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, डिस्टेंस निकालते हैं फिर से। तो हम बोलेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आपको टाइम तो पता है कि आपके कानों तक में आवाज़ कब तक रहती है, आपकी खुद की आवाज़ 0.1। स्पीड कितनी हो गई बेटा, 400। अब बताओ कि डिस्टेंस क्या था, 2x। तो हम बोलेंगे 2x कैसे, जाना भी है और आना भी है, समझ लो, साउंड गया आया, ये दूरी है ना, इसलिए 2x है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया बेटा 400 मीटर था, तो ये कितना हो गया, 20। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 10। स्पीड कितना हो गया, 400। 346, 17। ओ हाँ जी, तो स्पीड कितना हो गया यहाँ पे, मतलब 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 40, और ये हो गया कितना, 20। तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 20 मीटर। देख रहे हो,
एयर में कितना था 17.3 मीटर था और वाटर में कितना हो गया 20 हो गया। स्पीड और बढ़ा दिए, ठीक है, मीडियम हमने चेंज करके स्पीड को और बढ़ा दिया, तो क्या होगा आपका डिस्टेंस भी बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा दूरी पे रखोगे तब जाके इको सुनाई पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। तो कहीं पे अपन नोट में इस चीज़ को लिख देते हैं कि इफ, चलो यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, सब मिटा दूँ ये सब। बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस will increase if velocity of sound increases। अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज करोगे तो जो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल ऑल्सो इंक्रीज। जैसे एयर में देखा आपने 17.3, क्या वाटर में भी 17.3 होगा? नहीं, क्या होगा? ज़्यादा। अच्छा सॉलिड में, मान लो सॉलिड के अंदर हम घुस के देख पाएँ तो क्या होगा? तो सॉलिड में बेटा और दूर होना पड़ेगा, और दूरी, ठीक है, 17.3 से बहुत दूर। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। कभी कभी आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताइए एयर में अगर मिनिमम डिस्टेंस जो है इको के लिए 17.3 है तो वाटर में कितना होगा, कम कि ज़्यादा कि उतना ही, या नन ऑफ दिस, या हमको नहीं बताना। तो ऐसे 4-5 ऑप्शन रहेंगे तो उसमें से टिक करके आना कि 17.3 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, यहाँ तक हो गया? लिख लो, जल्दी से लिख लो, कोई हड़बड़ी नहीं करता है ना। अच्छा नहीं लिखा था तो वीडियो को रोक के लिख लेना। अब देखो, अब अपन बात कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल की, तो हम बोल रहे हैं कि फाइंड द टाइम ऑफ इको को आने में कितना समय लगेगा इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कभी कभी आपको हिल भी दे देगा, ठीक है, सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या क्या हो सकता है? कुछ भी, ठीक है, बहुत बड़ा वॉल हो सकता है, फिर हिल हो सकता है, ठीक है, या हम क्या बोलेंगे कि इस तरीके का कोई भी सरफेस जो बड़ा हो, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि फाइंड द टाइम ऑफ इको इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 40 मीटर, ठीक है, आपसे पूछता है 40 मीटर पे है तो आप मुझे क्या बताइए, टाइम बताइए। तो हम क्या बोलेंगे, देखो ये सोर्स है अपना और ये ऑब्स्टेकल है, तो जाना है और आना है, मतलब x अगर जाना है तो x आना भी है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x। तो डिस्टेंस हो गया बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाला हूँ देख लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 2x, स्पीड कितनी है, स्पीड तो नहीं दिया हुआ है तो हम बोलेंगे 346 एयर में है, ठीक है, एंड 0.1। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है, कुछ दिया हुआ था क्या? हाँ अच्छा टाइम आपको नहीं पता ना, ओके एक मिनट बेटा, एक मिनट, टाइम आपको नहीं पता है। टाइम इस बार 0.1 नहीं लिया क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं निकाल रहे हैं हम क्या ले रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस तो 17.3 था, तो मिनिमम डिस्टेंस नहीं है, 40 मीटर है इस बार। तो हम बोलेंगे 2 × 40 कितना हो जाएगा 80, और स्पीड यहाँ है, टाइम आपको नहीं पता, चलो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 346, ठीक है, 80 डिवाइडेड बाई 346 सेकेंड। अब इसको डिवाइड कर लेना, आ जाएगा आपका आंसर, ये आएगा। क्लियर है ये चीज़? तो इस तरीके के सवाल आपको ना बहुत सारे मिल सकते हैं जिसमें एक वैल्यू नहीं दे, जैसे अगली बार बोल दे कि ये डिस्टेंस है और टाइम इतना देर में इको सुनाई पड़ा है, बताइए स्पीड ऑफ साउंड कितनी थी, तो बता देना, ये नहीं पता रहेगा आपको। तो तीनों में से ना कभी भी 2 चीज़ें दी रहेगी, ठीक है, और एक चीज़ नहीं दिया रहेगा, तो आप कैलकुलेट कर लोगे, बस कैलकुलेशन रहेगा। क्लियर है ये चीज़? तो हम लोग अब रिफ्लेक्शन का सेकेंड फेनोमिना पे आते हैं, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, हो गया। अब हम लोग बात करते हैं रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। अब देखो ये क्या चीज़ है, समझाता हूँ। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि एकदम खाली कमरे में, ठीक है, जो ज़्यादा दिन से बंद पड़ा रहता है, वहाँ पे आप जाते हो, एकदम खाली कमरा है, या ज़्यादा दिन से नहीं भी बंद पड़ा रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हो, बड़ा सा रूम में आप जाते हो और आप कुछ बोलते हो, तो आपको नहीं लगता है कि आप ही की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है कई बार? कभी महसूस किया ऐसा
ये जो कई बार आता है साउंड, इसमें तो ये भी नहीं है कि भाई कौन सा, इसमें तो ये भी नहीं है कि 17.3 मीटर वाली दूरी का कॉन्सेप्ट, इको तो है नहीं, क्योंकि इको के लिए हम समझ चुके हैं कि 17.3 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सामने दीवार थी, ठीक है, सारे दीवार ऐसे नज़दीक थे, रूम में हम जाके बोल रहे हैं, हमको फिर से इको सुनाई पड़ रहा है। तो ये क्या चक्कर है? आपने तो बोला था कि मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 17.3, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे देखिए क्या हुआ, हमने कुछ बोला, साउंड गई, टकराई, आई, हमारे कानों पे पहुंची, हमको सुनाई नहीं पड़ा, फिर गया, फिर इस दीवार से टकराया, फिर वापस गया, और फिर अब की बार आया, अब की बार 0.1 सेकेंड से ज़्यादा हो गया समय उसको आने में, दूसरी बार जब मेरे कान पे आया, अब की बार हमको सुनाई पड़ गया। ठीक है, उसी तरीके से जब मैं साउंड प्रोड्यूस किया, जब मैंने बोला, तो क्या हुआ, इस दीवार से भी आया, और ये भी ऐसे जुम 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 जो है वो क्या हो रहा है, साउंड क्रॉस हो रहा है। जैसे ही एक 0.1 सेकेंड के समय ज़्यादा हुआ, अब की बार हमारे कानों पे पहुंचा और हमने बोला हाँ हमको सुनाई पड़ रहा है, मतलब मेरा ही साउंड हमको 2-3 बार सुनाई पड़ रहा है, छोटे छोटे इंटरवल के बीच में। तो हमको क्या लग रहा है कि हमको लग रहा है कि मेरा साउंड दूसरा कोई क्लियरली सुन नहीं रहा है, या हम ही को सुनाई पड़ रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ना, इसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। क्या ये इको है? जवाब है नहीं, इको नहीं है। इको में क्या होता है, साउंड जाता है और तुरंत आता है हमारे पास, बस एक ही बार, तो इसको हम बोलते हैं इको। रिवर्बरेशन में क्या होता है कि जाता है, आता है, जाता है, आता है, कई बार जाते आते जाता है, और जैसे 0.1 सेकेंड के बाद हमारे कानों पे पहुंचा, हमको सुनाई पड़ता है, और ये बहुत हर सरफेस से हमको सुनाई पड़ने लगता है। तो हमको लगता है कि हमारी साउंड हमको कई बार सुनाई पड़ रही है, ठीक है, लंबे समय तक। इसी बीच हमको कोई कुछ बोल दे तो हमको सुनाई नहीं पड़ता, बोलता चलो रूम के बाहर चल के बात करेंगे। तो ये है रिवर्बरेशन। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन अ लार्ज रूम, ठीक है, लार्ज रूम या हॉल बोल देना, और हॉल, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन लार्ज रूम और हॉल, साउंड comes to our ear multiple times, and this phenomena is called rare fraction, तो क्या होता है कि हमको क्लियर से सुनाई नहीं पड़ता, ठीक है, हमको रुक रुक के सुनना पड़ता है, क्या बोला बार बार बोलना पड़ेगा, सॉरी मैं सुन नहीं पाया। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन ऑफ, कॉल्ड क्या लिख दिया मैंने, रेयर फ्रैक्शन लिख दिया, इज कॉल्ड रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? अच्छा, क्या ये अच्छा है कि खराब है? बिल्कुल खराब है, नहीं सुनाई पड़ता है। जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बहुत बार क्या होगा ना कि अगर रूम में कोई नहीं है, सामान कम रखा हुआ है, तो वहाँ पे भी इको आता है। तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे साउंड हो रहे हैं जिसमें कि आपको क्लियरली सुनाई नहीं पड़ेगा, ठीक है, अगर होगा तो मैं वो क्लिप डाल दूंगा। तो क्या होगा कि वो सुनाई नहीं पड़ता है, हमको लगता है कि ये क्या चक्कर है। तो ये क्या है, रिवर्बरेशन ऑफ साउंड है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। तो इसको मिनिमाइज कैसे करें, कैसे कम करें? तो हम बोलेंगे कि हम क्या करेंगे कि दीवारों पे ना ऐसे कुछ पर्दे वर्दे लगा देंगे। उससे क्या होगा कि अगर हमारा सरफेस सॉलिड नहीं है, हार्ड नहीं है, तो क्या होगा कि वहाँ पे जाएगा और टकरा के जब लौटेगा तो उसकी इंटेंसिटी, पावर कम हो जाएगी, और पावर कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि हमको सुनाई नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं कि रिवर्बरेशन से को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो हम सारे दीवारों पे क्या करेंगे, पर्दे लगाना स्टार्ट कर देंगे, कागज़ लगाना स्टार्ट कर देंगे, या थर्मोकॉल वगैरह चिपकाना, अभी तो मिलता नहीं है तो हम ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पे चिपकाना स्टार्ट कर देंगे जो सॉफ्ट हो, जो जाए और हिट करे साउंड, और वहीं पे क्या हो जाए, ड्यू टू इलास्टिसिटी उसकी एनर्जी वहाँ पे क्या हो जाए, खत्म हो जाए, लॉस हो जाए, और हमारे कानों पे अगर आए भी तो इतनी हल्की आए कि हमको सुनाई ना पड़े। ओके, तो रिवर्बरेशन को हम लोग इस तरीके से कंट्रोल करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया दोनों चीज़ें, इको एंड रिवर्बरेशन। बढ़िया, कॉपी करो। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि रेंज ऑफ हियरिंग क्या होता है। तो रेंज ऑफ हियरिंग मतलब ह्यूमन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली। तो देखो, हम बोल रहे हैं कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हमको सुनाई पड़ता है, ठीक है। ये रेंज में हमको क्या करता है, हमको साउंड कैन बी ऑडिबल। और इसके पहले जो साउंड है, ठीक है, इसके पहले जो वेव है, देखो साउंड कब बोलेंगे, इसी रेंज वाला जो वेव है ना, उसी को हम साउंड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साउंड।
समझ लो, ये वेव है, ये सब क्या है, ये जो है हम लोग जो लिख रहे हैं 20 हर्ट्ज, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है किसका, वेव का। क्या कोई ऐसा वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम होती है? हाँ जी होती है, बहुत सारे वेव है। इसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासोनिक वेव बोल देना, साउंड तो हम इसी को बोलेंगे ना, जो हमको सुनाई पड़ता है वही साउंड है, ठीक है। लेकिन क्या इसके पहले के वेव नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। 0 हर्ट्ज से लेके, 0 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 1 लिख देता हूँ, 1 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज तक को हम बोलेंगे इंफ्रा, और अगर 20 हर्ट्ज से ऊपर है तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा साउंड, ठीक है। अल्ट्रा साउंड बोलते हैं या अल्ट्रा सोनिक वेव भी बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव बोल दो, सोनिक वेव। अल्ट्रासाउंड भी सेम है, ठीक है, इसी को अल्ट्रासाउंड भी बोला जाता है और अल्ट्रासोनिक वेव भी बोला जाता है। तो यही रेंज हमको सुनाई पड़ता है, इसके पहले नहीं, इसके बाद नहीं। अच्छा, ये ह्यूमन के लिए है, ठीक है, अलग अलग एनिमल के लिए ये रेंज अलग अलग वैरी कर सकता है, ठीक है। तो बुक में आप पढ़ के देखिएगा, वहाँ पे एक एग्जांपल दिया होगा कि बैट्स जो होते हैं उसका जो रेंज होता है ना, वो ये रेंज को भी सुन पाते हैं, ये रेंज, और ये रेंज को सुन पाते हैं तो उनको मदद मिलती है। कैसे मदद मिलती है उसके बारे में सोचेंगे। तो पहले आपको ये रेंज समझ में आ गई कि यही रेंज हमको सुनाई पड़ता है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो अल्ट्रासोनिक जो होता है साउंड वेव, इसका क्या काम है? देखो, इसका काम है बहुत सारे, ठीक है। आपने अल्ट्रासाउंड तो सुना होगा डॉक्टर के पास, तो वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं। जैसे वो चेक कैसे करेंगे, तो साउंड को भेजते हैं। जैसे मान लो अगर हमको चेक करना है कि भाई यहाँ पे हड्डी टूटी हुई तो नहीं है, देख रहे हो ये लाइन मन में बनाया, बीच में ऐसे गैप दे दिया, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड जो है या अल्ट्रासोनिक वेव जो है उसको हम भेजेंगे, और यहीं पे हमारा एक डिटेक्टर लगा हुआ है, ये जाएगा, यहाँ से टकरा के आ गया, हम बोलेंगे हाँ जी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे टकरा के आ गया, हम बोलेंगे हाँ जी ठीक है। ये जो गया ये टकरा के नहीं आया वापस, ठीक है, ये वापस नहीं आया, ये पार हो गया, तो हम बोलेंगे अच्छा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे डैमेज है, इसीलिए वहाँ से नहीं आया हमको। फिर यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, हम बोले अच्छा सब जगह ठीक है, बस यहाँ पे जो है हड्डी टूटी हुई है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम साउंड वेव देते हैं। अच्छा, हम साउंड वेव इस रेंज वाला क्यों नहीं देते हैं, इस रेंज वाला, क्योंकि ये रेंज वाला जो है ना ये कमज़ोर है, देख रहे हो, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 तक है। हमको जो अल्ट्रासोनिक चाहिए वो 20,000 से ऊपर वाला चाहिए, हमको 50,000 वाला चाहिए। क्यों? ताकि उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाए। एनर्जी ज़्यादा है तो क्या होगा कि टकरा के जब आएगा हमारे पास तो उसकी एनर्जी कमज़ोर होते होते भी हमने डिटेक्ट कर लिया। लेकिन अगर मान लो बहुत कमज़ोर वाला दें, ये टकराएगा, एनर्जी लॉस करेगा और आएगा, हो सकता है आते आते वो डाई आउट हो गया, पता ही नहीं चला। समझ रहे हो? तो ये इंफ्रा वाला क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत कम है, एनर्जी बीच में ही खर्च हो जाएगी, आते जब वो लौट के आएगा तो हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमको कैसा चाहिए? हमको चाहिए 20,000 से ऊपर वाला, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जाए टकरा के आ भी जाए तब भी हम उसको डिटेक्ट कर पाएँ। तो इस तरीके से अल्ट्रासोनिक जो अल्ट्रासाउंड जो होता है वो इस तरीके से किया जाता है। अच्छा, एक जो है ना हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं सोनार का, SONAR, ठीक है। देखो, इसको बोलते हैं हम लोग कि साउंड, SO मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या बोलते हैं इसको? देखो, हम लोग इसको बोलते हैं साउंड, SO मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये क्या काम करता है? देखो, ये सब मिटा दूं, ये सब रेंज वाली बात ये मिटा देता हूं। अब हम बोल रहे हैं कि देखो हमारे पास ना क्या है, एक जहाज है, ठीक है, NCERT में ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है, ये रहा जहाज, ठीक है, और ये पानी में। हम चाहते थे कि नीचे में देखना कि भाई कितना दूर है ये सरफेस। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सोनार डिवाइस लगा हुआ है, ये जाएगा यहाँ से, वेव टकरा के वापस आ गया। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे सोर्स है। अब ये हम क्या करेंगे, हमको पता है कि हमारा जो सोनार सिस्टम है इसकी स्पीड कितनी है, ये जो वेव देता है उसकी स्पीड कितनी है। मान लो उसकी स्पीड होगी 100, ठीक है, बोलने के लिए 100 बोल रहा हूँ, 1000 में होता है तो 100 है, और हमको समय लगा है, हमने देख लिया कि भाई कितना समय लगा, मान लो यहाँ पे लगा है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो मतलब गया और आया, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इतनी है 100 और टाइम कितना है 0.1। तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? कितना आ गया x की वैल्यू? 5। हम बोलेंगे कि ये दूरी जो है वो 5 मीटर है। हम लगातार यहाँ से जो है वेव चलते जाएगा और ये डिटेक्ट करते जाएगा। अगर मान लो 5 मीटर से नज़दीक आ गए तो हमको बता देगा कि देखो ये 1 मीटर पे आ गए हैं, हो सकता है नीचे का ये चीज़ टच कर जाए, या नीचे कोई दुश्मन है मान लो यहाँ पे, या वेल मछली ऐसे बड़ा सा, तो ये क्या हो रहा है कि यहीं पे गया और टकरा के आ गया। हम बोलेंगे अरे नीचे कुछ है, जल्दी आ गया इस बार वेव। तो इस तरीके से सोनार क्या करता है ना, ये पानी के अंदर हम लोग को चीज़ों को बताता है कि ये क्या चीज़ है। जैसे मान लो
कि यहाँ पे कोई दुश्मन का जहाज आ रहा है, ठीक है, पानी के अंदर से। तो हमने देखा कि भाई यहाँ से साउंड दिया, हम बोले कि अभी तो अभी लगा था 0.1 सेकेंड। फिर हम देख रहे हैं कि कुछ देर के बाद अब जो है हम यहीं पे रुके हुए हैं और देख रहे हैं कि कुछ देर के बाद ये जो वेव गया ये 0.05 सेकेंड में आने लग गया। मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो हम पता लग जाता है कि उसकी स्पीड कितनी है। तो सोनार सिस्टम जो है वो क्या करता है, वो नेविगेशन के लिए मदद करता है हमको। कैसे? तो हम देख पाते हैं कि कहाँ हम कितनी ज़मीन से कितना ऊपर है। दूसरी चीज़ है कि हम देख पाएंगे कि एनिमी जो है वो कितनी दूरी कितनी स्पीड में आ रहा है, कितना बड़ा उसका शेप साइज है। इस तरीके से सोनार सिस्टम जो है वो काम करता है। क्लियर हो गया? किस पे काम करता है ये? सारे जो है वो यूज किए जाते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। इंफ्रा यूज नहीं कर सकते हैं। इंफ्रा यूज करेंगे तो क्या होगा, पावर रहेगी कमज़ोर, पावर कमज़ोर रहेगी तो क्या होगा, आते आते खुद ही डाई आउट हो गया, हमको सिग्नल मिला ही नहीं, तो हमको गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब अपना नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। तो चलो इसको जो है ना डायग्राम वाइज अपन समझते हैं कि कैसा बनावट होता है और कैसे हमारे कान जो है वो वर्क करते हैं, कैसे समझ पाता है, कैसे चीज़ें, कैसे सिग्नल डिटेक्ट कर पाता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं कि देखो डायग्राम कैसा दिया हुआ है कि ये है कान की बनावट, ठीक है। अंदर में मैकेनिज्म दिख रहा है आपको। तो सारी चीज़ें ना यहाँ पे नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर लो, वीडियो को यहाँ पे रोक के और नोट कर लो। उसके बाद हम इसको देखते हैं कि कौन सा पार्ट का क्या फंक्शन है। अब हमारे पास है, देखिए ये हमारा लेवल डायग्राम, सिंपल वाला डायग्राम ये है, ठीक है। अब एक एक करके इसको देखते हैं। देखो आउटर जो बाहर का जो ये सरफेस है इसको हम बोलते हैं पिना, दिख रहा है आपको। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिना, इट कलेक्ट द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। तो क्या कर रहा है, सराउंडिंग से कान जो है ना वो क्या करता है कि आवाज़ लेता है, ओके। उसके बाद क्या हो रहा है, सेकेंड पॉइंट है कि कलेक्टेड साउंड पासेज थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। ये है अपना ऑडिटरी कैनाल, ये दिख रहा है आपको कर्सर। ये ऑडिटरी कैनाल से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है यहाँ पे, साउंड पास हो रहा है। दूसरी नेक्स्ट पॉइंट है कि एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम, या फिर हम इसको बोलते हैं टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पे है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये यहाँ पे होगा क्या, मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। थिन मेम्ब्रेन होता है जिसको हम, जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि व्हेन द कंप्रेशन ऑफ द मीडियम रीचेज टू द ईयर ड्रम द प्रेशर ऑफ द ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीजेज द फोर्स द ईयर ड्रम इनवर्ड। क्या हो रहा है कि कंप्रेशन जब वहाँ पे पहुँचेगा, कंप्रेशन जब हमारे कानों पे पहुँचेगा तो क्या करेगा कि ये ईयर ड्रम को अंदर की तरफ पुश करेगा, और इसी तरीके से जब रेयर फ्रैक्शन पहुँचेगा तो क्या करेगा, ये इसको बाहर की तरफ पुश करेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया कि ईयर ड्रम वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया, और ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे वेव बनना स्टार्ट हो गया होगा। अब वेव जो है वो बड़ा कमज़ोर होगा, क्यों, क्योंकि जब आप साउंड आ रहा था तो सब तरफ से आ रहा था, और हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन हमारे ऑडिटरी कैनाल के थ्रू हमारे कानों तक, ईयर ड्रम तक पहुँचा है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये एम्पलीफाई हो जाए। तो एम्पलीफाई कैसे होगा, तो एम्पलीफाई करने के लिए हमारा जो तीन बोन्स होते हैं जिसका नाम है हैमर, एक है एनविल और एक है स्टीयरअप। 3 बोन होते हैं, और यही 3 बोन क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। कैसे एम्पलीफाई होगा, देखो अंदर में रेजोनेंस चल रहा है। रेजोनेंस क्या होता है कि जब एक ही वेव, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी के वेव जब क्या होते हैं, सुपर इम्पोज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो ये एम्पलीफाई हो जाता है, बहुत टाइम्स एम्पलीफाई हो जाता है। और ये जितना हम लोग को एम्पलीफाई होना चाहिए था उतनी हमारे कानों तक पहुंच गई एम्पलीफाइड साउंड। अब ये एम्पलीफाइड साउंड क्या होगा कि हम लोग को ब्रेन तक पहुंचाना है, ब्रेन के पास तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक पार्ट है जिसका नाम है कोचिला। अब कोचिला ही इसको प्रोनाउंस करते हैं अपन। तो कोचिला जो है ना वो क्या करता है कि वो ट्रांसमिट कर देता है साउंड को। कौन सा साउंड को, देखो ईयर ड्रम के पास क्या हुआ, वाइब्रेशंस हुए, वाइब्रेशंस जो है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हुआ। किसने कन्वर्ट किया, तो कोचिला ने कन्वर्ट किया। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या हो जाएगा, आगे चल के ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन के पास पहुंचेगा। कौन सा नर्व्स, यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन के पास पहुंच गया, और ब्रेन क्या करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा कि कैसा ये मतलब कैसा ये साउंड है। अब वो समझेगा कि साउंड का मतलब क्या है, और इसी के साथ अपना ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो बायो का थोड़ा सा पोर्शन है, हालांकि आपको ये फिजिक्स में आसानी से समझ में आ गया, सबके पार्ट समझ में आ गए। क्लियर है ये चीज़? थैंक यू।